everyone. My name is Ayush Sharma and welcome to my YouTube channel. आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं कोऑर्डिनेटर 4 की, जिसमें हम समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में इन हिंदी। हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका पहला पार्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड सेकंड एमवीसी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, कोऑर्डिनेटर के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम इसको इंस्टॉल करेंगे एंड इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेटर क्या होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, कोऑर्डिनेटर एक पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है जो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न पे बेस्ड होता है। सारे फ्रेमवर्क का मेन गोल यही होता है कि वो आपके डेवलपमेंट को बहुत इजी कर देते हैं। जो एफर्ट्स आप कोर पीएचपी में करते हो उससे आधी से भी कम एफर्ट्स आपको फ्रेमवर्क में करनी पड़े। अब इसके बाद हम समझते हैं एमवीसी क्या होता है। एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है, एप्लीकेशन डिज़ाइन पैटर्न है जो हमारे कोड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। MVC स्टैंड फॉर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल में आपका डेटाबेस का लॉजिक होता है। व्यू के अंदर आपका फ्रंट एंड पार्ट जो आप ब्राउज़र पे देखते हो, डिज़ाइंस जो होती है वो आपकी व्यू पार्ट में आ जाती है। एंड कंट्रोलर में आपका एप्लीकेशन लॉजिक होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, वो बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं ऊपर। पहला व्यू का है, दूसरा कंट्रोलर का और तीसरा मॉडल का। जैसा कि मैंने बताया, एमवीसी हमारे कोड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है और हमारा फ्रंट एंड का जो कोड रहता है वो व्यू में होता है एंड हमारा एप्लीकेशन लॉजिक कंट्रोलर में रहता है और मॉडल के अंदर हमारा डेटाबेस का लॉजिक रहता है। तो जब भी यूज़र किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाती है। अब कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मॉडल कॉल करना है कि नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए वो रिक्वेस्ट अगर लॉगिन की है तो लॉगिन के लिए डेटाबेस में चेक करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो मॉडल कॉल करना होता है वो मॉडल कंट्रोलर कॉल करता है और यहाँ से रिक्वेस्ट दे। अब यहाँ से मॉडल उसका काम शुरू करता है। मॉडल चेक करता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट है कि नहीं डेटाबेस में। अगर डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट रहता है तो मॉडल अपना काम पूरा करके यहाँ से रिस्पॉन्स में ट्रू दे देता है और इसी ट्रू के अकॉर्डिंग यहाँ से मैसेज शो करवा देता है ये व्यू में कि आपका पासवर्ड डाला वो इनकरेक्ट है। अगर यहाँ से ट्रू आता है तो वो यूज़र को बोल देता है कि आपका पासवर्ड करेक्ट है और वो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोफाइल पे डायरेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से ये फ्लो चलता है। अगर हम बात करें विदाउट फ्रेमवर्क की, विदाउट एमवीसी की, तो विदाउट एमवीसी के एक जो वेबसाइट बनती है उसको हैंडल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे ये एक वेबसाइट मानो आप, ये एक फ़ाइल है कोर पीएचपी की। अगर विदाउट एमवीसी के इसको डेवलप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका व्यूज भी एक ही फाइल में आ जाता है, आपका एप्लीकेशन लॉजिक भी एक ही फाइल में आ जाता है और मॉडल भी एक ही फाइल में आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि इस एप्लीकेशन को, इस कोड को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए एमवीसी को डेवलप किया गया ताकि इस एफर्ट्स को कम कर दिया जाए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेटर यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। हम समझते हैं कोऑर्डिनेटर यूज़ करने के बेनिफिट क्या क्या है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आप ठीक से समझ पाओगे। फ्रेमवर्क यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप डेवलपमेंट बहुत क्विकली कर देते हो। मतलब आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी सेव हो जाती है क्योंकि फ्रेमवर्क में लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी होती है। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है इसका कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन बहुत इजी हो जाता है एक फ्रेमवर्क में क्योंकि कोड ऑर्गेनाइज रहता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल अलग रहती है
आपका एप्लीकेशन पार्ट के अंदर कंट्रोलर व्यूज़ ये सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है। और अगर ऑर्गेनाइज कोड रहता है तो वहाँ पे उसको कस्टमाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक फ्रेमवर्क बहुत सही रहता है। फ्रेमवर्क में इन चीज़ों को लेके डेवलप किया जाता है, क्योंकि कोर पीएचपी की बनी वेबसाइट में हैकिंग इजीली हो जाती है। वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शंस को इजीली हैकर्स कर देते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। एंड कोई भी मेलिशियस कोड अगर डालना हो तो वो भी एक हैकर डाल देता है। लेकिन फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको पहले फ़िल्टर करते हैं, उसके बाद ही वो सर्वर तक आती है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी कोडिंग नाइटर बहुत सही है। इसका फोर्थ है कि ये MVC डिज़ाइन पैटर्न पे बेस्ड होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। MVC हमारे कोड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे एक ऑर्गेनाइज कोड बन जाता है और उस पर डेवलपमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है हैंडलिंग एरर्स एंड बग। हर एक डेवलपर चाहता है कि उसकी वेबसाइट बग फ्री रहे, हर क्लाइंट चाहता है उसका प्रोजेक्ट बग फ्री रहे। तो अगर ये फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हैंडलिंग एरर्स का एक प्रॉपर वे रहता है। वहाँ पे वो एक डिसेंट तरीके से एरर शो करते हैं, तो उसको सॉल्व करना भी इजी रहता है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है स्मॉल फुटप्रिंट। स्मॉल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि जब भी हम कोडिग्नेटर के कोड को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे फाइल्स एक्स्ट्रा नहीं आती है हमारे पास, उसको समझना बहुत इजी होता है। अगर हम कंपेयर करें लारावेल से तो वहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा फाइल्स आती है कि डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं है। इसमें जो फाइल नीड है हमको, जिस फाइल्स की, उन्हीं फाइल्स को डाउनलोडिंग के टाइम पे हमारे सिस्टम में आती है। अब हम पढ़ेंगे इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो कोऑर्डिनेटर 4 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है आपका जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में आपके। जैम्प इंस्टॉल है तो आपको इसको स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैम्प के अंदर जाना है आपको। जैम्प के अंदर जाने के बाद एच टी डॉक फोल्डर में आपको कोई भी एक फ़ोल्डर बनाना है। मेरा 2022 वाला फ़ोल्डर है। इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ यूट्यूब नाम से। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो यहीं पे हम कमांड लाइन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये टर्मिनल में सेम इसी डायरेक्टरी से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है अपनी। अगर हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कोडिग्नेटर को डाउनलोड करने की दो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा तरीका है इसको कंपोजर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। तो दूसरा तरीका जो कंपोजर का है वही कोडिग्नेटर भी रिकमेंड करता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको लेटेस्ट कोड मिलता है हर बार जब भी आप डाउनलोड करते हो। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंपोजर के थ्रू ही डाउनलोड करिए। अब हमारे पास कंपोजर है कि नहीं वो चेक करने के लिए कंपोजर टाइप करेंगे यहाँ पे। कुछ इशू आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कंपोजर नहीं है मेरे पास। ये बता रहा है कंपोजर टर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ सी, मतलब कि यहाँ मेरे पास कंपोजर इंस्टॉल नहीं है। अब कंपोजर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रोम पे जाएंगे, इंस्टॉल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड एंड रन, यहीं पे क्लिक करना है डायरेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद एक फाइल आएगी आपके पास कंपोजर सेटअप डॉट exe वाली, इसको ओपन करेंगे।
इसको ओपन करने के बाद इसमें PHP का पाथ देना पड़ता है। ये ओपन हो रहा है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, यस। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे PHP का पाथ देना पड़ता है कि आपके जैम सर्वर के अंदर PHP कहाँ है और PHP का पाथ। तो मेरे इसमें ऑलरेडी यहाँ पे PHP का पाथ है। तो आपको क्या करना है, ब्राउज अगर आपके पास नहीं यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है तो आपको सिंपली आपके जैम सर्वर में जाना है। ये मेरा जैम सर्वर है, इसके अंदर PHP का फोल्डर रहता है। PHP के फोल्डर के अंदर एक php.exe नाम की फाइल होती है, ये रही। इस पर क्लिक करना है तो ये इसको PHP का पाथ मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके सर्वर पे, आपके सिस्टम पे कंपोजर इंस्टॉल हो गया है। अब इसको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कंपोजर टाइप करना है। नेक्स्ट, कंपोजर, देखिए ये कंपोजर इंस्टॉल हो गया मेरे इसमें, सब कुछ आ गया इसका। अब सर्वर रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेटर 4 को इंस्टॉल करने के लिए आपके जैम्प में 2 एक्सटेंशन इनेबल होने चाहिए। पहला INTL एक्सटेंशन है और दूसरा MB स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ये 2 इनेबल नहीं है तो आप जैम्प को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो चलिए चेक करते हैं कि मेरे इसमें इनेबल है कि नहीं। ये कमांड है इसकी इंस्टॉल करने की। कंपोजर डाउनलोड हो गया अपने पास ऑलरेडी। अब इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ टर्मिनल पे पेस्ट कर देंगे। अब आपको जो भी नाम रखना है अपने प्रोजेक्ट का, वो रखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। इसको इंटर करते हैं। मेरे पास INTL का एक्सटेंशन ऑलरेडी इनेबल है। नो शायद नहीं है इनेबल। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि टू इनेबल एक्सटेंशन वेरीफाई दैट दे आर इनेबल इन INI। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है IXINTL, ये मेरे पास एक्सटेंशन इनेबल नहीं है। तो इसको इनेबल कैसे करते हैं? इसको इनेबल करने के लिए सिंपली जैम पे जाएंगे हम। यहाँ पे कन्फिग पे क्लिक करेंगे। कन्फिग के अंदर php.ini फाइल होती है। ये हर सर्वर के लिए सेम होता है। अगर आपके उस वैम्प पे है तो वैम्प में भी php.ini होती है और उसके अंदर आपको सर्च करना है INTL। अब किसी भी एक्सटेंशन को इनेबल करना है तो इसके लिए उसके सेमी कॉलन को हटाना होता है, उसको सेव करना होता है। अब सेव करने के बाद सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसको स्टॉप किया, इसको भी स्टॉप किया। अब यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। सेम प्रोसेस रहती है, वैम्प में भी ये रहती है, लैब में ये रहती है, मेरे पास वैम्प है। अब इसी कमांड को फिर से रन करेंगे। अब क्या दिक्कत आ रही है? इज नॉट एम्प्टी। वो इसलिए कि अभी हमने जो क्रिएट किया वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है ऑलरेडी, जबकि इंस्टॉलेशन हो नहीं पाया अपना। तो इसको डिलीट करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और फिर से इसको रन करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको रन करना है, लेकिन रन करने से पहले इसको एक बार सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेते हैं ताकि देख सके प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। इसको ओपन करते हैं। इसको यहाँ से यूट्यूब में जाएंगे। आई थिंक यूट्यूब बाहर है। यूट्यूब के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी आ गई। ये एप्लीकेशन डायरेक्टरी है, इसके अंदर सारा कोड है हमारा। और ये पब्लिक फोल्डर है जहाँ पे CSS JS ये रख सकते हैं हम, टेस्ट वेंडर। इन सब के बारे में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी
सिंपली चेक कर रहे हैं हम कि ये डाउनलोड हो गया है। अब इसके बाद इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए कमांड रहती है PHP स्पार्क वाली कुछ, ये देखिए यहाँ पे ये वाली कमांड। इसको कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करके इसको पेस्ट करना है। लेकिन कहाँ पेस्ट करना है? CD फोल्डर का नाम क्या है हमारा? फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको रन करना है। इसको रन करेंगे तो ये ब्राउज़र पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, लोकल होस्ट :8080। ये देखिए ये प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा। अब इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।